हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और आज हम कर रहे हैं आपकी पटवार भर्ती परीक्षा टेस्ट सीरीज के मैंने टेस्ट 4 का एनालिसिस। ये हुआ था आपका 30 मार्च 2025 को, यानी आज ही हुआ था। और आज ही हम इसका एनालिसिस कर रहे हैं अभी। और तो अभी इसकी शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। यदि आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हाँ, हम जो आपके लिए वर्क कर रहे हैं उसमें आपको बेनिफिट मिल रहा है। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो इसलिए कहते हैं कि आप कमेंट में करें, क्योंकि कमेंट से पता चलता है कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट करना है, क्या सुधार करना है। इन चीज़ों के लिए आप बताओगे तभी इसमें सुधार किया जा सकता है। नहीं, हमारी तरफ से तो ये 100% ही होता है। और पूरे ऑप्शनों का एनालिसिस करेंगे, यानी एक टेस्ट में आपको कम से कम 150 क्वेश्चन आपके। इन 150 में से हम 200 से 300 से 400 क्वेश्चनों का एनालिसिस पहुंचने की कोशिश करते हैं। कि कलाम टेस्ट सीरीज होता है ना, कलाम परिवेश क्वेश्चन देता है पहले तो। दूसरी चीज़ क्या देता है कि ये ऐसे क्वेश्चन बनाता है कि उस टॉपिक के पूरा टॉपिक उन क्वेश्चनों में कवर हो। यानी प्रत्येक ऑप्शन इंपॉर्टेंट होता है कलाम टेस्ट सीरीज के लिए। एग्जाम में टेस्ट से पर्सन मिले ना मिले, लेकिन इनके ऑप्शन से लगभग 70 से 80% पेपर मिलता है एग्जाम में, एग्जाम के अंदर। क्योंकि मैंने खुद ने एनालिसिस किया तो मुझे इन चीज़ों का पता है। मैंने सेकंड ग्रेड का पेपर दिया था, उसमें मुझे बहुत बेनिफिट मिला था। मेरे 86 क्वेश्चन से थे। क्यों थे? क्योंकि मैंने पूरे पेपरों का एनालिसिस किया था। तो चलो अब देखते हैं, हम शुरुआत करते हैं आज वाले पेपर का। देखो, पहला क्वेश्चन आया था आपका साइंस से संबंधित था। पहला क्वेश्चन, निम्न में से जंतु कोशिका में संचित भोजन रूप है? स्टार्च के रूप में होता है जंतु कोशिका में, ग्लाइकोजन के रूप में होता है, केरोटिन के रूप में होता है, या पेप्सिनोजन के रूप में होता है? तो हमें किस में पूछा? आपके जंतु कोशिका के अंदर पूछा है। तो देखो, आपका स्टार्च है। स्टार्च तो किस में होता है? आपके पौधों के रूप में, पौधों के रूप में संचित होता है आपका, पौधों में। जो पौधों का भोजन है, पौधों में संचित भोजन, ये तो कौन सा होता है? आपका स्टार्च होता है। यानी पहला ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो गया। यानी पहला तो नहीं होगा। पहला तो किसमें होगा? आपका पौधों के अंदर होगा। दूसरा ऑप्शन है आपका ग्लाइकोजन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 2 कि जंतु कोशिका में संचित भोजन का रूप है क्या? आपका ग्लाइकोजन है आपका, जो जंतु कोशिका में भोजन के रूप में संचित रहता है। ऑप्शन नंबर 2। और जो ग्लाइकोजन है ये जंतु में कहाँ संचित रहता है? आपकी जंतु में कहाँ संचित रहता है? जंतु के यकृत एवं पेशियों में संचित रहता है। यकृत में संचित रहता है। तीसरा ऑप्शन देखो क्या दे रखा है हमें। तो आपका आंसर तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपका केरोटिन। केरोटिन क्या है? एक पिगमेंट है, ये रंजक होता है। केरोटिन क्या होता है? आपका एक रंजक होता है, पिगमेंट होता है, रंजक होता है, जो पौधों एवं कुछ जंतुओं में भी पाया जाता है। ठीक है। और एक आपके विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। केरोटिन है एक किसका प्रमुख स्रोत है? आपके विटामिन ए का। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है क्या? आपके केरोटिन। ठीक है। गाजर, टमाटर आदि में पाया जाता है आपका केरोटिन। ठीक है, ये भी आप याद रख लेना। चौथा ऑप्शन है आपका पेप्सिनोजन। क्या है पेप्सिनोजन? ये क्या है? आपका एंजाइम है एक। क्या आपका एंजाइम है जो पेट में प्रोटीन को पाचन करने में मदद करता है। प्रोटीन का पाचन में मदद करता है। पाचन में मदद कौन करता है? आपका पेप्सिनोजन करता है। तो इसका आपका आंसर तो क्या हो जाएगा? आपका जंतु कोशिका में संचित भोजन रूप है आपका ग्लाइकोजन। तो हमने चारों ऑप्शनों के लिए बारे में जान लिया कि कौन सा आपका कहाँ पर काम में आता है। ये नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 2 आया था आपका, विडाल परीक्षण के द्वारा किस रोग की पुष्टि की जाती है? जो आपका विडाल परीक्षण है, किस रोग की पुष्टि की जाती है? आपकी टाइफाइड की जाती है, मलेरिया की जाती है, क्षय रोग की जाती है, डिप्थीरिया की जाती है? तो देखो, आपका जो विडाल टेस्ट है वो आपकी टाइफाइड के लिए किया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। और विडाल है टाइफाइड। टाइफाइड किससे फैलता है? आपका बैक्टीरिया से फैलता है। ये भी याद रखना, किससे फैलता है? आपका बैक्टीरिया से फैलता है टाइफाइड आपका। और विडाल टेस्ट से इसको क्या किया जाता है? इसको वेरीफाई किया जाता है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखो, आपका मलेरिया है। मलेरिया के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? आपका मलेरिया के लिए आपका टेस्ट किया जाता है आपका कौन सा? आपका स्मीयर टेस्ट। स्मीयर टेस्ट, ये तो आपका स्मीयर टेस्ट किया जाता है किसके लिए? आपके मलेरिया के लिए। इसके अलावा एक और किया जाता है कौन सा? आरडीटी। आरडीटी टेस्ट है, ये भी किसके लिए किया जाता है? आपका मलेरिया किया जाता है। आरडीटी का पूरा ऑप्शन क्या आपका? रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है। आपका जो क्षय रोग है ये किसका है? आपका टीबी है। क्षय रोग किसको बोलते हैं? आपके टीबी को बोलते हैं। काफी बार एग्जाम पूछा जा चुका है क्षय रोग, इंपॉर्टेंट आपके लिए टीबी है। और इसकी जांच के लिए कौन सा किया जाता है? आपका ये तो एक्सरे टेस्ट किया जाता है आपका, एक्सरे किया जाता है इसकी जांच में। और कौन सा किया जाता है? आपका मंटू टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट? आपका मंटू टेस्ट। और आपका जो क्षय रोग होता है ये भी किससे होता है? आपका बैक्टीरिया से होता है।
तो बैक्टीरिया से होता है ये क्षय रोग भी आपका। और आपका जो डिप्थीरिया है, डिप्थीरिया भी किससे होता है आपका? बैक्टीरिया से होता है। लेकिन मलेरिया है ये कौन सा आपका? परजीवी रोग है। कौन सा रोग है आपका? परजीवी रोग है। रोग भी पूछा जाता है आपका, तो ये देख लो अब। और जो आपका डिप्थीरिया है इसकी जांच के लिए कौन सा किया जाता है आपका? एलेक्स जेल। कौन सा टेस्ट किया जाता है आपका? एलेक्स जेल। एलेक्स जेल टेस्ट किया जाता है डिप्थीरिया की जांच के लिए। तो देखो हमने चारों टेस्ट पढ़ लिए हमने। चारों की आपकी टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है आपका। मलेरिया के लिए कौन सा? स्पेयर टेस्ट या रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। और आपके क्षय रोग के लिए मंटू टेस्ट किया जाता है या एक्सरे टेस्ट किया जाता है। और डिप्थीरिया के लिए आपके एलेक्स जेल टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या आता है आपका। निम्न में से खसरा का रोग कारक सूक्ष्म जीव है। तो खसरा का रोग कारक सूक्ष्म जीव कौन सा? आपका जीवाणु है या वायरस है या प्रोटोजोआ है या कवक है? तो खसरा से कौन सा होता है आपका? खसरा का रोग कारक आपका वायरस। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर 2। तो जीवाणु है, जीवाणु से कौन सा होता है आपका? देखो एक तो टीबी होता है जो अभी अभी हमने पढ़ा, टीबी होता है वो भी कौन सा आपका? जीवाणु जनित रोग है। टीबी के अलावा कौन सा आपका? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया है वो भी आपका कौन सा है? आपका जीवाणु जनित रोग है, डिप्थीरिया। ठीक है, वायरस, वायरस आपका हो गया किसी खसरा जनित रोग है। और ये मुख्य रूप से बच्चों में होता है आपका वायरस। ये खसरा आपके बच्चों में ज़्यादा प्रभावित करता है। प्रोटोजोआ है ये, प्रोटोजोआ के से कौन सा होता है आपका? एक तो मलेरिया होता है। कौन सा होता है आपका? जनित मलेरिया रोग है आपका। और एक आप कौन सा आपका? अमीबा यासिस, ये भी आपका प्रोटोजोआ जनित रोग है। ठीक है, कवक है, कवक किससे होता है आपका? फंगस से होता है। किससे होता है आपका? फंगस से, है ना। त्वचा के ऊपर हो जाती है आपकी, त्वचा के ऊपर रोगों का, जैसे दाद वाले। और इनके वाला कौन सा होता है आपका? कैंडिडाइसिस। कैंडिडाइसिस ये रोग है कोई किससे जनित आपके? ये कवक जनित रोग है। तो हमें किससे पूछा था? हमें पूछा था आपके खसरा का रोग कारक सूक्ष्म जीव कौन होता है? आपका वायरस होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। 4 है, निम्न में से किस रोग के उपचार के लिए BCG का टीका लगाया जाता है? कौन सा रोग है जिसके उपचार के लिए आपके BCG का टीका लगाया जाता है? टिटनेस है, न्यूमोनिया है, क्षय रोग है या खसरा है? तो आपका BCG का टीका है ये किसके लिए लगाया जाता है? आपका क्षय रोग के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, क्षय रोग। आप देखो आपका टिटनेस है, टिटनेस के लिए कौन सा लगाया जाता है आपका? तो टिटनेस के लिए तो आपका टीटी वैक्सीन, टिटनेस का वैक्सीन होता है। लेकिन ये किसका कारण होता है आपका? टिटनेस रोग है ये किसके होता है आपका? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी वायरस या जीवाणु, सॉरी जीवाणु से होता है। किससे होता है आपका? जीवाणु से। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु से होता है आपका टिटनेस रोग। ठीक है, न्यूमोनिया है, न्यूमोनिया के लिए कौन सा आपका? PVC लगाया जाता है। एक वो कौन सा आपका? PVC दी जाती है, PCV। और आपका जो खसरा है, खसरा के लिए कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है? आपकी MR वैक्सीन। कौन सी थी आपका? MR, मसल्स रेबुला या रूबेला भी याद रख लो आप, रूबेला। रूबेला वैक्सीन किसके लिए लगाई जाती है? अभी खसरा के लिए लगाई जाती है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। चलो सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से सम्मिलित करते हैं हम। तो सूची पृष्ठ में हमें रोग दे रखा है और सूची सेकंड में क्या दे रखा है? हमें रोग कारक दे रखा है। तो आपकी सूची पृष्ठ में रोग दे पहला दे रखा है आपका गोनेरिया यानी सुजाक। सुजाक किसके कारण होता है? आपका जीवाणु कारण होता है। यानी पहले में तो क्या आएगा आपका? 4 आएगा। ठीक है, जुकाम है, जुकाम किसके कारण होता है? आपका वायरस के कारण होता है आपका 3 आएगा। मलेरिया किसके कारण होता है? आपको प्रोटोजोआ के कारण होता है। अभी हमने पढ़ा अभी मलेरिया मैंने अभी बताया था ऊपर आपको पिछले क्वेश्चन में। किसके कारण होता है? आपका प्रोटोजोआ के कारण होता है। और आपका टीनियासिस किसके कारण होता है? आपका कर्मजनित होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 4 3 2 1। तो ऑप्शन देख लीजिए 4 3 2 1, इसमें आपका 4 3 2 1 आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट कौन सा आपका? 6, मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है? यकृत ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है या एड्रिनल ग्रंथि है? तो 6 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 1। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है आपकी? पाचक ग्रंथि यकृत ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा 6 का। तो हमारी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि तो होगी कौन सी आपकी? यकृत ग्रंथि। और यकृत ग्रंथि कौन सा रस स्रावित करती है? आपका पीत रस। कौन सा रस स्रावित करती है? आपका पीत रस। ये भी आपको याद होना चाहिए। साथ ही दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि कौन सी आपकी? मिश्रित ग्रंथि है। और कौन सा हार्मोन उत्सर्जित करती है? ये इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन। कौन सी ग्रंथि से उत्पन्न होता है? आपका अग्नाशय ग्रंथि से। थायराइड ग्रंथि अपने गले में होती है। कहाँ पर होती है? आपकी
गले के अंदर होती है। और कौन सा हार्मोन उत्सर्जित करती है? थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन। और चौथा आपका एड्रेनल ग्रंथि। एड्रेनल ग्रंथि भी इंपॉर्टेंट है, आपकी बार बार एग्जाम पूछी जाती है। एड्रेनल ग्रंथि कहाँ पे होती है? आपकी गुर्दा होता है ना, गुर्दा, गुर्दा के ऊपर स्थित होती है। कहाँ पर स्थित होती है? आपकी गुर्दे के ऊपर स्थित होती है। और ये आपकी एपिनेफ्रिन हार्मोन उत्सर्जित करती है, एपिनेफ्रिन हार्मोन। कौन सी? एड्रेनल ग्रंथि। और आपकी अग्नाशय ग्रंथि किससे संबंधित? आपकी पाचन से संबंधित है, ये भी आप याद रख लेना साथ ही। तो हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी? आपकी यकृत ग्रंथि होगी। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो चुका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। रक्त के संदर्भ में असत्य कथन है, रक्त के संदर्भ में असत्य कथन है, ये हमें बताना है। तो देखो आपको पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? आपका पहला ऑप्शन दे रखा है रक्त एक प्रकार का तरल संयोजक है। रक्त कैसा? आपका तरल संयोजक है, ये तो आपका बिल्कुल सत्य कथन है। रक्त का निर्माण लाल अस्थिमज्जा में होता है। तो रक्त का निर्माण किसमें होता है? आपका लाल अस्थिमज्जा में होता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। रक्त का अध्ययन हीमोपोइसिस कहलाता है। रक्त का अध्ययन हीमोपोइसिस नहीं कहलाता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका हेमेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका हेमेटोलॉजी कहलाता है, हेमेटोलॉजी कहलाता है रक्त का अध्ययन। तो ये आपका गलत हो जाएगा। रक्तदाब का मापन स्पिनोमेनोमीटर में द्वारा किया जाता है, आपका ये भी सही है। तो हमें क्या पूछा था? असत्य कथन पूछा था। तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य कथन हो जाएगा। फिर इसके साथ ये तो हो गया, चलो। तो इफोसिस किसे कहते हैं? आपका जो इफोसिस है, इफोसिस किसे कहते हैं? आपका इफोसिस कहते हैं आपके रक्त निर्माण की प्रक्रिया को। जो आपकी रक्त निर्माण की प्रक्रिया है, रक्त निर्माण की प्रक्रिया, इसको क्या कहते हैं? आपका हिपोइसिस कहते हैं। तो आपका सात का आंसर क्या हो गया? आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या आता है? आपका साइंस का आया था। दो न्यूट्रॉनों के बीच की संधि स्थल को क्या कहा जाता है? दो न्यूरॉनों की, ठीक है, दो न्यूरॉनों के बीच की संधि स्थल को क्या कहा जाता है? आपका कोशिका जंक्शन कहा जाता है, तंत्रिका पेशी जंक्शन कहा जाता है, तंत्रिका जोड़ कहा जाता है, या सिनेप्स कहा जाता है, या अंतर ग्रंथन कहा जाता है। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सिनेप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपका सिनेप्स कहा जाता है। दो न्यूरॉनों के बीच की संधि स्थल को कहा जाता है? आपका सिनेप्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो गया 8 का। बाकी ऑप्शनों में कौन सा इंपॉर्टेंट है? बाकी ऑप्शनों में आपका ये तंत्रिका पेशी जंक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है। ये किसके बीच की आपका संधि स्थल कहलाता है? ये कहलाता है आपका न्यूरॉन प्लस मांसपेशी के बीच। जो आपके न्यूरॉन और मांसपेशी के बीच संधि स्थल है, बीच संधि स्थल, इसको क्या कहा जाता है? आपका तंत्रिका पेशी जंक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब। निम्न में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? कौन सा हार्मोन है जिसको आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? आपका थायरोक्सिन हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, वर्दी हार्मोन है, या एड्रेनलिन हार्मोन है? तो बताओ आप, 9 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 9 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कौन सा? एड्रेनलिन हार्मोन। इसको क्या बोलते हैं? आपका आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, आंसर तो क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। इसके अलावा हमने थायरोक्सिन हार्मोन देख लिया, कहाँ से होता है? आपका थायराइड ग्रंथि से उत्पन्न होता है। ये अभी हमने ऊपर पढ़ा, कौन सी ग्रंथि से होता है? ये थायराइड ग्रंथि से, अभी हमने ऊपर इसको पढ़ लिया ना। ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन आपका जो प्रसव होती है, स्तनपान होता है, उसके काम में आता है आपका प्रसव और स्तनपान के रूप में, स्तनपान में मदद करता है। कौन करता है? आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, ये भी आप याद रखना। ठीक है। लव हार्मोन भी बोला जाता है आपका। ऑक्सीटोसिन हार्मोन कौन सा बोला जाता है? आपका लव हार्मोन भी बोला जाता है, लव हार्मोन बोला जाता है, या मातृत्व हार्मोन भी बोला जाता है इसको। कौन सा हार्मोन? मातृत्व हार्मोन भी बोला जाता है इसको। ठीक है। आपका वर्दी हार्मोन है। वर्दी हार्मोन कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? आपकी पीयूष ग्रंथि स्रावित करती है। कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है इसको? पीयूष ग्रंथि स्रावित करती है। ठीक है। शरीर में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होता है वर्दी हार्मोन। ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्न में से यौन संचरित रोग का उदाहरण है। जो आपके यौन संचरित रोग है, इसका उदाहरण है आपका टाइफाइड है, पेचिस है, मलेरिया, या सिफिलिस है। तो 10 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 10 का आंसर हो जाएगा आपका सिफिलिस। कौन सा? आपका सिफिलिस, ऑप्शन नंबर 4। बाकी रोगों के बारे में हमने जान लिया ऊपर। देखो टाइफाइड के बारे में अभी हमने जाना था, किसके कारण होता है? आपका बैक्टीरिया के कारण होता है। बार बार बताएंगे तो क्लास काफी लंबी हो जाएगी। बैक्टीरिया के कारण होता है। आपका पेचिस इंपॉर्टेंट है, पेचिस नहीं आया अपने। तो पेचिस किससे होता है? आपका ये किसी कारण होता है? आपका दूषित पानी कारण होता है, भोजन से होता है, या ठीक है, ये आप याद रखना। सिंगेला के कारण होता है। इसका किसी कारण होता है? ये सिंगेला के कारण होता है आपका पेचिस रोग। मलेरिया आपको जानते हैं मच्छरों के कारण होता है। किसी कारण होता है? आपका मच्छरों के कारण होता है। कौन सा? आपका परजीवी रोग है। कौन सा? आपका
मलेरिया परजीवी होता है आपका, मच्छरों से काटने से फैलता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11 आपका, पोलियो का टीका प्रथम बार किसके द्वारा विकसित किया गया था? जो आपका पोलियो का टीका है वो प्रथम बार किसके द्वारा विकसित किया गया था? आपका जॉन साल्क द्वारा, एल्बर्ट साइबिन द्वारा, थॉमस फ्रांसिस द्वारा या वाटसन होम द्वारा। तो 11 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका जॉन साल्क द्वारा। जो आपका पोलियो का प्रथम टीका बार है, जो पोलियो का टीका है प्रथम बार, वो आपके जॉन साल्क द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा 11 का। बाकी इंपॉर्टेंट ऑप्शन भी आपके देखो, जॉन साल्क तो आपके पहले थी आपकी, तो इन्होंने तो कब किया था? आपके 1955 के अंदर पहला आपका प्रथम बार टीका विकसित किया था, कब? 1955 में। इनके बाद 1961 में आए कौन? आपके एल्बर्ट साबिन। ये कब आए? आपके 1961 के अंदर। इन्होंने क्या किया था? आपका OPV का ओरल पोलियो वैक्सीन विकसित की। कौन सी? आपकी ओरल पोलियो वैक्सीन विकसित की किसने? आपकी एल्बर्ट साबिन ने। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। थॉमस फ्रांसिस है आपके, थॉमस फ्रांसिस ने कौन सी वैक्सीन की थी? आपकी इन्फ्लुएंजा। कौन सी वैक्सीन? इन्फ्लुएंजा वैक्सीन पर काम किया था किसने? आपकी थॉमस फ्रांसिस ने। ठीक है। वाटसन होम है, वाटसन होम है, ये आपकी पोलियो की वैक्सीन में कोई इनका कोई योगदान नहीं है, तो ये तो आपका वैसे गलत हो गया। तो आपका आंसर तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या था आपका। क्वेश्चन नंबर 12 था आपका, मलेरिया नामक रोग कौन से मच्छर के काटने से फैलता है? क्यूलेक्स, एनाफिलीज मादा मच्छर, डेंगू या नर एनाफिलीज मादा मच्छर। तो किसी कारण होता है आपका एनाफिलीज मादा मच्छर। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा 12 का। क्या आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। और आपका जो क्यूलियस है ये तो आपका जापान में फैलता है। ये काफ़ी बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन आपका क्यूलियस। यहाँ पर जापान में फैलने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। पायरिया रोग संबंधित है, जो आपका पायरिया रोग है वो किससे संबंधित है? आपकी धातु से संबंधित है, त्वचा से संबंधित है, यकृत से संबंधित है या आंखों से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? पायरिया रोग। पायरिया रोग आपका देखो संबंधित है आपका धातु से, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। आपका किससे संबंधित है? आपका पायरिया रोग धातु से संबंधित है, और धातु में किसी आपके मसूड़ों की होता है। ये कहाँ पर होता है? आपका मसूड़ों में होता है। ठीक है। और त्वचा में तो देखो आपका खुजली या सोरायसिस रोग आदि आती है आपकी, जो पायरिया से संबंधित तो नहीं है। यकृत से संबंधित रोग आपके जो फैटी लीवर इंपॉर्टेंट है आपका, जो यकृत से संबंधित रोग आपका किसका? आपका फैटी लीवर रोग है वो किससे होता है? आपका यकृत से होता है। आपका यकृत से संबंधित है आपका फैटी लीवर रोग। आंखों से कौन सा होता है? आपका मोतियाबिंद। मोतियाबिंद याद रख लेना। एक या क्रेटिवाइस ये होता है रोग है ना। आंखों से कौन सा होता है? आपका मोतियाबिंद याद रखना। मोतियाबिंद रोग होता है वो किससे संबंधित होता है? आपका आंखों से संबंधित होता है। ठीक है। तो आपका पायरिया रोग है वो तो किससे संबंधित है? आपकी धातु से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्न में से प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? देखो प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से होने वाला रोग कौन सा? आपका ऑस्टियोमलेशिया या पिलाग्रा या मेरामस या गलकंड। तो 14 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 3 मेरामस। मेरास्मस है वो किससे संबंधित होता है? आपका प्रोटीन और ऊर्जा की कमी कारण होता है ये मेरास्मस। देखो आपका क्वेश्चन कहाँ भाग गया? इधर तो जगह बच गई, इधर रखो ना इसको। तो आपका मेरामस है ये जो ज़्यादातर तो आपके बच्चों में होता है। ये किस में होता है? आपका बच्चों में होता है। तो आपका आंसर तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। आप देखो आपका जो ऑस्टियोमलेशिया है आपका, ऑस्टियोमलेशिया ये किसी कमी के कारण होता है? आपका कैल्शियम की कमी के कारण होता है। किसी कमी के कारण होता है? आपका कैल्शियम की कमी के कारण। कैल्शियम की कमी के कारण होता है आपका। ठीक है। पिलाग्रा किसी कारण होता है? आपका विटामिन B3 की कमी के कारण। किसी कारण होता है? आपका विटामिन B3 के कारण। B3 कमी हो जाती है आपकी अपने शरीर में, तब कौन सा रोग होता है? आपका पिलाग्रा रोग होता है। ठीक है। और कौन सा बच गया? आपका गलगंड। गलगंड तो आपको पता ही काफ़ी बार पूछा जाता है, आयोडीन की कमी से होता है। किसी कमी से होता है? आपका आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या आपका? देखो 15 भी आपका सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलाना है, और इसमें आपको विटामिन दे रखी है और रसायन नाम दे रखा है। विटामिन और रसायन नाम दे रखा है। तो देखो विटामिन कौन सी दे रखी है? आपकी B1 B3 C और E दे रखी है। आपके रासायनिक नाम दे रखे हैं टोकोफेरोल, एस्पोकोर्बिक अम्ल, नियासिन नंबर और थायमिसिन नंबर। तो यहाँ पर देखो आपका B1 है, B1 को क्या बोलते हैं? आपके थियामीन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है। B3 को क्या बोलते हैं? विटामिन को रासायनिक नाम क्या है B3 का? आपका B3 का आपका नाम है नियासिन। क्या आपका? नियासिन। तो 3 हो जाएगा आपका। C को आपको क्या बोलते हैं? एस्कोर्बिक अम्ल बोलते हैं। विटामिन C को एस्कोर्बिक अम्ल बोलते हैं। कौन सा रोग होता है? आपका स्कर्वी रोग होता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है आपके। ई को टेकोफेरोल बोलते हैं। विटामिन E को क्या बोलते हैं? टिकोफेरोल बोलते हैं। सुंदरता का हार्मोन आपका ई, ये भी आप याद रखना। तो देखो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 4 3 2 1 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आपका? 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है?
जो आपकी 1 ग्राम वसा है उसमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है आपकी? 4.8 किलो कैलोरी होती है, 9.3 किलो कैलोरी होती है, या 6.2 किलो कैलोरी होती है, या 4.2 किलो कैलोरी होती है। तो आपका होती है आपकी 9.3 किलो कैलोरी। याद रखना 1 ग्राम वसा के में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17। लेंस की क्षमता मापी जाती है। जो आपकी लेंस है, लेंस की क्षमता मापी जाती है। लेंस की क्षमता है वो मापी जाती है। किस में मापी जाती है? आपकी डायोप्टर में मापी जाती है, डॉप्सन में मापा जाता है, या मैनोमीटर में मापा जाता है, या हाइग्रोमीटर में मापा जाता है। तो 17 का आपका आंसर हो जाएगा आपका डायमीटर में। जो लेंस की क्षमता है वो किस में मापी जाती है? आपकी डायोप्टर में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो गया 17 का। इसके साथ ऑप्शन देखो, बाकी ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। और लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है आपका? सूत्र देखो ये होता है आपका इसकी लेंस की क्षमता का आपका P बराबर 1/f। क्या होता है आपका? P बराबर 1/f होता है। डॉप्सन है, डॉप्सन आपके ओजोन की मोटाई नापने में काम आती है। किसकी काम आती है? आपकी ओजोन की मोटाई नापने में काम आती है। ये तो ये हो गया। मैनोमीटर किसमें काम आता है? मैनोमीटर आपका द्रव या गैस का दाब, किसका दाब? गैस का दाब या द्रव का दाब मापने में काम आती है। गैस का या द्रव का दाब। दाब किससे मापा जाता है? आपका गैस या द्रव का मैनोमीटर में मापा जाता है। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापने का काम आता है। किसमें? आपका आर्द्रता मापने का काम आता है। आर्द्रता मापने का काम आता है। ठीक है, हमने चारों ऑप्शनों के बारे में जान लिया कौन सी किसके मापने का काम आता है। और हमारा क्वेश्चन था लेंस की क्षमता मापी जाती है आपकी डायोप्टर में मापी जाती है। डायोप्टर का आपका लेंस की क्षमता का सूत्र आपका P बराबर 1/f। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम। 18 देखो, हीरे की चमक का कारण है। हीरे की चमक का कारण क्या है भाई? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, या प्रकाश का व्यतिकरण है, या प्रकाश का ध्रुवण है, या प्रकाश का अपवर्तन है। तो हीरे में जो आपका आता है हीरा क्या होता है आपका? तो त्रिभुजाकार होता है ना हीरा। ये ज़्यादा चमकता क्यों है आपका? किस कारण चमकता है? तो हीरा चमकता है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण। तो आपका आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो कथन देखते हैं, निम्नलिखित कथन क्या दिए हुए हमें, कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सही है, यहाँ तक अपना है ना। ठीक है, तो कथन ये दे रखा है, खतरे के निशान को लाल रंग से बनाया जाता है। ये आपका खतरे का निशान कैसे बनाया जाता है? लाल रंग से बनाया जाता है। जैसे आपके यहाँ से 33,000 लाइन जाती है, उनके पोल होते हैं, उनमें लाल अक्षरों में लिखा होता है क्या? खतरा। ठीक है, तो ये तो आपका सही है। लाल रंग का विचलन या प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का जो विचलन है या प्रकीर्णन है वो अब क्या होता है? आपका सबसे कम होता है। तो ये भी आपको बिल्कुल सही है। तो आपको देखो कथन देखो, आपका 1 और 2 दोनों सही है, और 2 1 की सही व्याख्या करता है। 1 और 2 दोनों सही है, 2 1 की क्या करता है? आपका सही व्याख्या करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि लाल रंग दूर से दिखा जाता है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन क्या होता है? कम होता है। ठीक है, इसलिए लाल रंग खतरे के निशान पर क्या लगाया जाता है? आपका लाल रंग लगाया जाता है। इस चीज़ को आप नोट कर लेना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20। एक जनरेटर रूपांतरित करता है, जो आपका ये जनरेटर है वो रूपांतरित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। तो जनरेटर है आपका, हमने किसके बारे में पूछा है? जनरेटर के बारे में। तो जनरेटर करता है आपकी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 20 का आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 1। 20 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका, देखो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है? आपका जो विद्युत ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है? आपका इसको बैटरी लो, बैटरी। ठीक है, बैटरी चार्जर मान लो, चार्जर है ना आपका, बैटरी चार्जर मोबाइल का चार्जिंग है, वो आपको विद्युत ऊर्जा किसमें करता है? आपको बैटरी चार्ज करने में रासायनिक ऊर्जा को चार्जिंग। ठीक है, तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में देखो आपका थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर है, जनरेटर। ये क्या करता है? आपका तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में एलईडी मान लो, बल्ब मान लो अपना, एलईडी या बल्ब भी आ सकता है इसकी जगह, बल्ब। बल्ब में विद्युत ऊर्जा जाती है, फिर ये प्रकाश देता है हमें। तो किसी कारण किस ऊर्जा में चेंज करता है? प्रकाश ऊर्जा में चेंज करता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21। घरेलू प्रत्यावर्ती धारा क्या आवृत्ति है? 0 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, या 100 हर्ट्ज। तो 21 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? कितनी है भाई घरेलू प्रत्यावर्ती धारा? जो आपकी घरेलू प्रत्यावर्ती धारा है आपका वो कितनी है? आपकी 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किसका उपयोग शरीर का तापमान कम करने के लिए किया जाता है? शरीर का तापमान कम करने के लिए किया जाता है आपका एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक, एंटीपायरेटिक, या एंटासिड। तो 22 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका एंटीपायरेटिक है। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? आपका शरीर का ताप कम करने के लिए किया जाता है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 22 का। बाकी दवाएं देखो, बाकी दवाएं कौन सी आपकी? एनाल्जेसिक्स है आपकी, एनाल्जेसिक है। ये किस में काम आती है आपकी? ये दर्द निवारक दवाई है। कौन सी आपकी? दर्द निवारक दवाई, दर्द निवारक में काम आती है आपकी ये
जो दर्द कम करती है, तापमान पर प्रदर्शन करती है। एंटीसेप्टिक है, एंटीसेप्टिक आपको संक्रमण के रोकने के लिए किसमें आती है आपकी, संक्रमण को रोकने के लिए काम में आता है, संक्रमण रोकने में। जैसे साबुन है अपना बाहरी घाव, ठीक है, डिटोल या सेवलोन भी, डिटोल का उपयोग करते हैं जब भी अपनी चोट लग जाती है, जब डिटोल डाल देते हैं अपनी चोट के ऊपर, तो ये आपकी क्या है, आपका एंटीसेप्टिक है। आपकी एंटीपायरेटिक होगी शरीर का तापमान कम करने के लिए। एंटासिड क्या है आपका, एंटासिड आपके जो पेट की एसिडिटी है उसको कम करने के लिए काम आती है, पेट में एसिडिटी इसको कम करने के लिए क्या काम आता है आपका, एंटासिड काम आता है। जैसे इनो 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 पीते हैं ना, इनो, ठीक है, इनो याद रख लेना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23। देखो CFL का पूर्ण रूप है, CFL का पूर्ण रूप क्या है आपका, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, सेंट्रली फिक्स्ड लैंप, या केमिकल फ्लोरेसेंट लैंप, या कंडेंस्ड फ्लोरेसेंट लैंप। तो 23 का आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। CFL का पूर्ण रूप क्या है आपका, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24। मेलेकाइट किसका एसिड है, जो आपका मेलेकाइट है, मेलेकाइट किसका एसिड है, ये हमें पूछा है, एल्यूमिनियम का है, कॉपर का है, Hg का है, या फेरस का है। तो आपका चॉइस का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 Cu का एस कौन आपका मेलेकाइट है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25। सोनार का हम उपयोग करते हैं, जो आपका सोनार है, सोनार का हम उपयोग करते हैं किसमें, पराश्रव्य तरंग में, अवसर्य तरंगों में, रेडियो तरंगों में, या सर्व तरंगों में। तो सोनार का हम उपयोग करते हैं आपकी पराश्रव्य तरंगों में, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखो, आपके दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका अवसर्य तरंगे। जो आपके अवसर्य तरंगे हैं ये क्या होती है आपकी, ये वे तरंगे होती है जिनकी आवृत्ति क्या होती है आपकी 20 हर्ट्ज से कम होती है। 20 हर्ट्ज से क्या होती है, कम आवृत्ति होती है, वो क्या होती है आपकी अवसर्य तरंगे होती है। इसको क्या सुन सकते हैं, क्या जानवर सुन सकते हैं, मानव नहीं सुन सकते, ठीक है। रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे आपकी वायरलेस तरंगे हैं, आपकी संचार के काम में आती है। रेडियो तरंगे किसमें काम में आती है, आपकी संचार में काम में आती है, ठीक है। सर्व तरंगे, ये सर्व तरंगे क्या आपकी, सर्व तरंगे वे तरंगे जिनको मानव सुन सकता है, ठीक है। इनकी आवृत्ति क्या होती है आपकी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, ठीक है, सर्व तरंगों की आवृत्ति होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्या आपका, सभी दे रखा हमें सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना हमें, दोष दे रखे हमें और आपके लेंस दे रखे, कौन सा लेंस है, कौन सा हमें सुमेलित करना है, तो बताओ भाई। निकट दृष्टि दोष आपका मायोपिया, निकट दृष्टि दोष है कौन सा आपका मायोपिया। इसके लिए कौन सा उपयोग करते हैं हम, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। दूर दृष्टि दोष है आपका हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया के लिए कौन सा करता है आपका उत्तल लेंस। दूर दृष्टि के लेंस के दोष को दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। जरा दृष्टि लेंस के लिए, जरा दृष्टि लेंस के लिए हम द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं, किसका, द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। दृष्टि वैषम्य या एंटीगेमेटिज्म, इसके लिए आपका किसका उपयोग करते हैं हम, बेलनाकार का उपयोग करते हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया आपका देखो 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा, 4 1 2 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो गया 26 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27। लघु पतन के समय परिपथ की धारा, लघु पतन के समय हमें परिपथ की धारा बतानी है हमें। यह पर्याप्त कमी होती है, बहुत अधिक बढ़ जाती है, परिवर्तित नहीं होती है, निरंतर परिवर्तित होती है। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बहुत अधिक बढ़ जाती है। जो लघु पतन है के समय परिपथ की धारा है वो क्या हो जाती है आपकी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28। 1 किलोवाट घंटा का मान जूल में होता है, जूल में कितना होता है आपका 1 किलोवाट घंटा का मान, 1.6 इंटू 10 की पावर 19 जूल होता है, या 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है, 4.2 जूल होता है, या 9 इंटू 10 की पावर 19 जूल होता है। तो 28 का आपका आंसर हो जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। वो आपका 1 किलोवाट घंटा का मान जूल में होता है, कितना आपका 3.6 इंटू 10 की पावर 6, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पादप हार्मोन को तनाव हार्मोन कहा जाता है, कौन सा पादप ऑप्शन, कौन से पादप हार्मोन को तनाव हार्मोन कहा जाता है, ये हमें बताना है। एथिलीन को कहा जाता है, या एबीसी का अम्ल को कहा जाता है, ऑक्सीजन को कहा जाता है, या साइटोकाइनिन को कहा जाता है। तो 29 में आपका आंसर हो जाएगा आपका एबीसी का अम्ल है, इसको क्या कहा जाता है आपका तनाव हार्मोन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो गया। तो आपका आंसर तो क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। इसके साथ देखो आप बाकी हार्मोनों को देखते हैं। एथिलीन हार्मोन क्या आता है पौधों में, ये पौधों में आपकी पत्तियाँ होती है ना, पत्तियों को जड़ने में मदद करता है कौन, एथिलीन हार्मोन, पत्तियों को जड़ने में मदद को करता है आपका एथिलीन हार्मोन, ठीक है, जड़ने में, ठीक है। ऑक्सीजन हार्मोन है, ऑक्सीजन हार्मोन पौधों की वृद्धि में काम आता है, किसमें काम आता है आपके, पौधों की वृद्धि में,
साइटोकाइनिन हार्मोन है। साइटोकाइनिन क्या होता है आपका, पौधों की वृद्धि के साथ साथ क्या होता है, कोशिका विभाजन में, वृद्धि में भी काम आता है, साथ में किस में काम आता है, ये कोशिका विभाजन में भी काम आता है, विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम। श्वसन दर का मापन किया जाता है। श्वसन दर का मापन किया जाता है आपका पल्मोमीटर में किया जाता है, साइरोमीटर में किया जाता है, या मैनोमीटर में किया जाता है, या एंडोस्कोप में किया जाता है। जो आपका श्वसन दर है इसका मापन किस में किया जाता है आपका, यह हमें पूछा है। तो 30 का आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, स्पायरोमीटर में किया जाता है। श्वसन दर का मापन किस में किया जाता है आपका, स्पायरोमीटर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो गया। बाकी ऑप्शनों में इंपॉर्टेंट ऑप्शन है तो आपका ये स्पेनोगमोमेनोमीटर है। इसका उपयोग किस में किया जाता है आपका, रक्तचाप मापने में। किस में किया जाता है आपका, रक्तचाप मापने में किया जाता है इसका उपयोग। ठीक है। एंडोस्कोप है। एंडोस्कोप किस किया जाता है आपका, पाचन तंत्र और अन्य गुहा वाले अंगों में किया जाता है इसका उपयोग। ठीक है। किसकी जांच के लिए, आपके पाचन तंत्र की जांच के लिए किया जाता है इसका, पाचन तंत्र की जांच के लिए। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है, यह मैं बताना है 31 के अंदर। तो देखो पहला दे रखा है अंगूरों का किण्वन, बल्ब का जलना, चीनी का पानी में उबलना। तो कौन कौन से हैं जो आपके रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। तो देखो आपका 31 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर केवल एक, अंगूरों का किण्वन। यही आपका कौन सा आपका रासायनिक परिवर्तन, तो केवल एक ही आपका सही। बल्ब का जलना और चीनी का पानी में उबलना किसका आपका भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन आपका, भौतिक परिवर्तन। ठीक है। 31 का आंसर हो गया केवल एक ऑप्शन, अंगूरों का किण्वन रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 क्या आपका, अम्लों का राजा किसे कहा जाता है। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, ये आपको सभी को पता है। नाइट्रिक अम्लों कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्लों को कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्लों कहा जाता है, या मैलिक अम्लों कहा जाता है। तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है हमें। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। तो देखो आपका सूची फर्स्ट में दे रखा आपका टार्टिक अम्ल। तो टार्टिक अम्ल किसमें काम आता है आपका, चिट्टी या कच्चा आम। तो टार्टिक अम्ल है ये तो आपका चिट्टी में, कच्चा आम में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 में आ जाएगा आपका। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसमें पाया जाता है, जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये पाया जाता है आपका चूने के पानी पाया जाता है। फार्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है आपका, चिट्टी में पाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड किसमें पाया जाता है आपका, ये पाया जाता है आपका किसमें, साबुन के अंदर। ठीक है। लैक्टिक अम्ल किसमें होता है आपका, लैक्टिक अम्ल आपका दही के अंदर होता है। तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पर, देखो आपका 3 4 5 1 2, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखना इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 3 5 4 1 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो गया। कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34, सुक्रोज है। सुक्रोज क्या है आपका, सुक्रोज एक अंकुर शर्करा है, इक्सु शर्करा है, या माल्ट शर्करा है, या दुग्ध शर्करा है। तो सुक्रोज क्या है आपका इक्सु शर्करा। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट भी आपके लिए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 35 और साइंस का शायद अंतिम क्वेश्चन है ये। निम्न में से असम्मिलित है, निम्न में से असम्मिलित है प्लर कल्चर मोती पालन, विटीकल्चर फूलों की खेती, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, पिस्सीकल्चर मत्स्य पालन। तो कौन सा हो जाएगा आपका 35 में, ऑप्शन नंबर 2 विटीकल्चर। फूलों का खेती नहीं होती विटीकल्चर, फ्लोरोकल्चर होता है। फूलों की खेती क्या बोलते हैं आपके, फ्लोरोकल्चर बोलते हैं, फ्लोरोकल्चर। विटीकल्चर किसको बोलते हैं आपकी, अंगूर की खेती हो। किसको बोलते हैं आपकी, अंगूर की खेती हो, अंगूर की खेती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके, ये तो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था क्योंकि इसके ऊपर आपके वो खुद दे रखे और आपका ये 80 यहाँ से 81 से स्टार्ट है दोबारा आपके क्वेश्चन। करंट के क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट है आपके 81 के ऊपर के आपके रीजनिंग क्वेश्चन है आपके। ये मैं तो रीजनिंग क्वेश्चन है, ये पूरा पेपर ही आपका मिल जाएगा अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ। उसमें आपके पहले के पूरे पेपर डाल दिए गए, इंपॉर्टेंट बुकलेट भी डाल दी गई है, इंडियन हिस्ट्री की भी बुकलेट आदि डाल दी गई है। आदि इस टेस्ट के बाद जो 5वां टेस्ट होगा उसके लिए अब डाल देंगे 1-2 दिन में, जैसे पीडीएफ बनेगी उसके हिसाब से आपको सभी पेपर भी मिल रहे हैं वहाँ पर। तो आप वहाँ पर भी अपना एनालिसिस कर सकते हैं पेपर खुद देख के भी। देखो डिजिटल कृषि मिशन, कौन सा, डिजिटल कृषि मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचारों पर हमें कथन करना है। पहला कथन दे रखा है हमें, इस मिशन के घटक के रूप में प्रारंभ में की गई एग्रीस्टेक योजना के तहत किसानों की खेती डिजिटल मैपिंग से की जाएगी। इस मिशन के अंतर्गत देश की 142 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि का मृदा प्रोफाइल मानचित्रण तैयार किया जा रहा है। तो इसका देखो आपका पहला गलत है, आपका पहला आपका जो डिजिटल मैपिंग वाला है किसानों खेतों की डिजिटल मैपिंग की जाएगी, ये आपकी एग्रीस्टेक योजना के तहत नहीं की जाएगी, ये आपका गलत है। तो इसमें आपका दूसरा सही है आपका, कौन सा आपका मिशन के अंतर्गत 142 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि
मृदा प्रोफाइल मानचित्रण किया जाएगा। तो हमें क्या पूछा था, इनमें से कौन सा सत्य है, तो केवल 2 सत्य है, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। कैसे का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। 82 क्या आपका, निम्न में से किसे 2 दिसंबर को देश के 57वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। कौन से 57वें टाइगर रिजर्व के रूप में कब किया गया है इसको, 2 दिसंबर को। ये दोनों डेट याद रखना आपका कि 2 दिसंबर को किया गया है कौन सा आपका 57वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया। कौन सा था वो, गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़, या रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान, या रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश। तो 82 का आंसर क्या जवाब का, रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा, जिसको 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया, कब किया गया, 2 दिसंबर को। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 83। 83 आपका, वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक में संबंध में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। जो हमें कथन दिए हुए हैं, इन कथनों के बारे में हमें विचार करना है। ये हमारे 3 कथन दिए हुए हैं। तो पहला कथन देखो आपका, पहला कथन क्या दिया हुआ है, इस विधेयक में देश में लोकसभा तथा समस्त राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाए जाने संबंधित है। बहुत ही अच्छा काम है, एक साथ एक ही चुनाव हो जाएगा, एक बार चुनाव हो जाएगा, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री और सभी के चुनाव क्या कर दोगे, एक साथ कर दोगे। तो ये तो इसमें शामिल है। 17 दिसंबर 2024 को ये विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। ये डेट याद रख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है ये डेट, पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में। विधेयक लोकसभा में पारित किया गया, ये लोकसभा भी याद करना साथ में, ये मत कर लेना कि 17 दिसंबर को राज्यसभा में पेश किया गया था, नहीं, 17 दिसंबर 2024 को पेश किया गया था, विधेयक आपके लोकसभा में पेश किया गया था, ये भी आपका सत्य है। तीसरा कथन क्या दे रखा है, संसद में इस बिल की जांच हेतु पाली से लोकसभा सदस्य, तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान से संबंधित आ गया नहीं। संसद में इस बिल की जांच हेतु पाली के से लोकसभा सदस्य पी चौधरी, कौन है, पी चौधरी की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय समिति गठित की गई है। किसके अध्यक्षता में, आपकी पी चौधरी की अध्यक्षता में कौन सी आपकी संयुक्त संसदीय समिति गठित की गई है। तो ये भी आपका सत्य कथन है और इंपॉर्टेंट भी आपका, ठीक है। कहाँ की सांसद है ये, पी चौधरी आपकी पाली की सांसद है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इनमें सत्य कथन पूछा था, सत्य आपके तीनों ही सत्य है। तो देखो तीनों कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 84 क्या आपका, 24 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे मणिपुर के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखो 24 दिसंबर के में को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया, आपके अजय कुमार भल्ला को, या रिटायर्ड जनरल वीके सिंह को, आरिफ मोहम्मद खान को, या अनुसुईया उइके को। तो 84 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अजय कुमार भल्ला को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया है। किसको नियुक्त किया गया, अजय कुमार भल्ला को, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 85 क्या आपका, केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2024 के लिए किसे राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। वर्ष 2024 के लिए किसे राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया, समीर तांती को, दीपक कुमार शर्मा को, मुकुट मणिराज को, या मणि मधुकर को। तो 85 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, मुकुट मणिराज को, ठीक है। पिछला किसको था, मणि मधुकर को। तो इस 85 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3, मुकुट मणिराज, राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, बीसीसीआई द्वारा आयोजित 2024-25 की T20 क्रिकेट मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किसने जीता, मध्य प्रदेश ने जीता, कर्नाटक ने जीता, मुंबई ने जीता, या रेलवे ने जीता। 86 का आंसर हो जाएगा भाई, मुंबई ने जीता था। कौन सा खिताब, मुश्ताक अली ट्रॉफी की खिताब किसने आयोजित करवाई थी, ये बीसीसीआई ने आयोजित करवाई थी, कब, 2024-25 की। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 87, हाल ही में इसरो द्वारा स्पेनडेक्स को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। जो आपका स्पेनडेक्स मिशन है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिज्जू से संबंधित था, मुझे इतना याद नहीं रहा, बिज्जू से संबंधित था। तो कौन सा था ये, किस रॉकेट से ये इसको स्थापित किया गया है, ये PSLV C60 से, या SSLV D3 से, LVM-3M4 से, या GSLV F15 से। तो इसको लॉन्च किया गया आपका स्पेसडेक्स मिशन है, इसको लॉन्च किया गया किससे, आपके PSLV C60 के से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, PSLV C60, इसे कौन सा मिशन लॉन्च किया गया आपका, स्पेसडेक्स मिशन लॉन्च किया गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 88, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब बनाया गया। जो आपका राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है कब बनाया गया, 10 दिसंबर को, 14 दिसंबर को, 25 दिसंबर को, या 22 दिसंबर को। तो 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 14 सितंबर को बनाया गया कौन सा आपका राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 89 क्या आपका, देखो 89 दे रखा है हमें, भारतीय वन संरक्षण रिपोर्ट 2023 के संबंध में। कौन सी रिपोर्ट, भारतीय वन संरक्षण रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से किसी असंगत युग्म का चयन करना है हमें। इनमें से असंगत युग्म कौन सा है। देखो सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाला राज्य कौन सा आपका, मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक
लिखित वन क्षेत्र वाला राज्य महाराष्ट्र नहीं है, तो ये तो आपका गलत है। न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाला राज्य हरियाणा है, ये आपका सही है। वनावरण क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा आपका मिजोरम है। सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई आपकी, मिजोरम में हुई। तो हमें क्या पूछा, असत्य खत्म पूछा, तो असत्य हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। और सर्वाधिक आपके बिलौकी वन है वो किसमें, आपके एमपी के अंदर ही है। किसके अंदर है, आपके एमपी मध्य प्रदेश के अंदर ही है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 90 क्या था आपका, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य समिति का संबंध है। जो आपके प्रोफेसर है कौन, पुष्पक भट्टाचार्य। पुष्पक भट्टाचार्य समिति का संबंध किससे आपका, देखो वित्तीय क्षेत्र में एआई से जुड़ी संभावित जोखिमों को पहचान करने में, या फिर दूसरा है लंबित ऑनलाइन पेमेंट्स के निस्तारण संबंधी नियम बनाने में, या फिर साइबर फ्रॉड में यूपीआई का दुरुपयोग के संबंध में अध्ययन से, या ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देने व यूपीआई को प्रोत्साहित करने में हेतु आधारभूत ढांचे का विकास करने से। तो आपका जो आपकी कौन सी समिति, आपकी जो प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य समिति है, ये किसी समिति था आपकी, ये समिति था आपकी वित्तीय क्षेत्र में एआई से जुड़े संभावित जोखिमों की पहचान करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा 90 के अंदर। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम। 91वां क्वेश्चन कौन सा था आपका, 91वां क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन आ गया आपके 91। इनमें निम्न में से कौन सी एक इनपुट युक्ति नहीं है। इनपुट युक्ति कौन सी नहीं है आपकी, देखो वेब कैमरा, जॉयस्टिक या डिजिटाइटर या प्लॉटर। तो कौन सी आपकी इनपुट युक्ति नहीं है 91 में। 91 में आपका आंसर हो जाएगा जो प्लॉटर है, इनपुट नहीं है, कौन सी आपकी आउटपुट है, आउटपुट है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 92, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस मुख्य रूप से टेक्स्ट डाटा दर्ज करने के उपयोग में काम आता है, कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन या जॉयस्टिक। तो 92 में आपका आंसर हो जाएगा अपना जो कीबोर्ड है, या फिर टेक्स्ट डाटा दर्ज करने में प्रयोग में आता है। देखो माउस की पहली बात किसने की थी खोज, ये वगैरह याद कर लेना आप सभी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इनके खोज वगैरह। शायद डगलस था इसका माउस का, तो कौन था आपका, डगलस। मुझे इतना कंप्यूटर का याद नहीं है अभी फिलहाल, फिर भी मुझे जो याद है क्योंकि मैंने काफ़ी दिन पहले पढ़ा था, ये 4-5 महीने पहले। इनमें से कौन सी कंप्यूटर अभिलाक्षणिकताएँ हैं, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की अभिलाक्षणिकताएँ हैं, परिश्रमिता, बहुमुखी, सटीकता या ये सभी। तो 93 में आपका आंसर हो जाएगा सभी। आपकी परिश्रमिता भी है, बहुमुखी भी है, सटीकता भी है, ये सभी है आपकी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 94 क्या आपका, इनमें से कौन सी इनपुट युक्ति प्राय लैपटॉप का एक मानक लक्षण है। प्राय लैपटॉप का एक मानक लक्षण है, ये मैं बताना है किसका, लैपटॉप का। ग्राफिक टैबलेट, अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड, टच पैड या मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर। तो 94 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 टच पैड। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 95 क्या आपका, कंप्यूटर की बोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट डिलीट और इंसर्ट कुंजियों का माना जाता है। जो आपकी कंट्रोल शिफ्ट डिलीट और इंसर्ट कुंजियाँ हैं, इसको माना जाता है कार्य कुंजी होती है, विशिष्ट कुंजी होती है, अंक कुंजी होती है, मानक कुंजी। तो इन कुंजियों को भी आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रेट के अंदर भी है। तो कौन सी कुंजी है आपकी, 95 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विशिष्ट कुंजी है। कौन सी आपकी, कंट्रोल शिफ्ट डिलीट और इंसर्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। एक कीबोर्ड में कुंजियों की संख्या होती है, जो आपकी एक कीबोर्ड है इसमें कार्य कुंजियों की संख्या, कौन सी कुंजियों की संख्या पूछ रहे हैं, इसमें कार्य कुंजियों की संख्या पूछ रहे हैं। 108 होती है, 15 होती है, 12 होती है या 100 होती है। 96 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 12 कुंजी होती है, F1 से लेकर F12 तक। तो कौन सी होती है कार्य कुंजियाँ, इनके बारे में आप कॉमेंट में बताओगे, और इनके अलावा कुल कुंजियाँ कितनी होती है वो भी बताओगे। और बाकी जो अंक कुंजी, मानक कुंजी कौन कौन सी होती है, वो उनकी संख्या कितनी होती है वो आप कमेंट में बताओगे, ताकि आपको भी याद हो जाए और मुझे भी पता चल जाए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। एक ऑप्टिकल माउस में प्रकाश उत्सर्जन करने वाला यंत्र है जिसे कहा जाता है आपका स्विच, डायोड या बल्ब। तो 97 में आपका आंसर हो जाएगा डायोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, डायोड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 98, इनमें से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस के सही उदाहरण है। जो आपकी पॉइंटिंग डिवाइस है उसके सही उदाहरण कौन से हैं, कौन से डिवाइस के पूछ रहे हैं, पॉइंटिंग डिवाइस के पूछ रहे हैं। तो कौन से सही उदाहरण, देखो मदरबोर्ड, टच पैड या मॉनिटर है, या ट्रैक बॉल माउस या टच पैड है, माउस या जॉयस्टिक या पेन ड्राइव है, या ट्रैक बॉल कीबोर्ड प्रिंटर है। तो 98 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ट्रैक बॉल माउस या टच पैड है आपकी पॉइंटिंग डिवाइस के सही उदाहरण, ट्रैक बॉल माउस और टच पैड। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 99 आपका 99वां क्वेश्चन था आपका, एक बार सही निर्देश देने के बाद जब कंप्यूटर को सारे परिणाम सही निकालता है तो लक्षण कहलाता है। क्या पूछा था, एक बार सही निर्देश देने के बाद जब कंप्यूटर सारे परिणाम सही निकालता है तो ये लक्षण कहलाता है आपका एक्यूरेसी कहलाता है, ऑटोमेशन कहलाता है, या वर्सेटिलिटी कहलाता है, या डेलीगेसी कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम पूछा जाता है।
तो देखो 99 आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक्यूरेसी कहलाता है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है। कौन सा इनपुट डिवाइस है जो आपका यूजर प्रोग्रामेबल है, स्मार्ट टर्मिनल, डबल टर्मिनल या इंटेलिजेंट टर्मिनल या इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश। ये कहाँ से आ गया बीच में, इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश। तो इसमें देखो आपका डब टर्मिनल है, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर है इसका 100 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 101, मॉनिटर को खा जाता है, मॉनिटर को क्या खा जाता है आपका, VDU खा जाता है, VCD खा जाता है, DVC खा जाता है या VVDC खा जाता है। तो मॉनिटर को खा जाता है आपका, क्या खा जाता है आपका मॉनिटर को, ऑप्शन नंबर 1 VDU खा जाता है मॉनिटर को, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा 101 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 102, तो 102 पूछा में निम्नलिखित में से इम्प्रिंट प्रिंटर का प्रकार नहीं है। डेली व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, देखो डेली व्हील प्रिंटर तो है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी है, ड्रम प्रिंटर भी आपका, इंकजेट प्रिंटर नहीं है आपका। किसका आपका इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा 102 का। दो आपका इंकजेट प्रिंटर है या आपका गैर इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। 103 है आपका, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होने वाला इनपुट उपकरण है। सर्वाधिक उपयुक्त होने वाला इनपुट उपकरण कौन सा है इनमें से, देखो कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर या प्लॉटर है। तो आपका 103 में आंसर क्या हो जाएगा, तो आपकी सर्वाधिक उपयुक्त होने वाली कौन सी आपकी इनपुट उपकरण, आपकी कीबोर्ड होता है, सर्वाधिक ज़्यादा उपयोग होता है। कौन सा था, कीबोर्ड ही तो होता है सबसे ज़्यादा उपयोग, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा 103 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, निम्न में से कौन सी डिवाइस हस्तलिखित हस्ताक्षरों को दर्ज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। हस्तलिखित हस्ताक्षरों को दर्ज करने के लिए देखो इंपॉर्टेंट है, कौन सी इस्तेमाल की जाती है आपकी, ग्राफिक्स टैबलेट की जाती है, माउस किया जाता है, प्रिंटर किया जाता है, प्लॉटर किया जाता है। तो 104 में आपका आंसर हो जाएगा ग्राफिक टैबलेट उपयोग किया जाता है आपका हस्तलिखित हस्ताक्षर को दर्ज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। डिस्प्ले कार्ड का उपयोग किस उद्देश्य के लिए होता है। जो आपका डिस्प्ले कार्ड है उसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए होता है आपका, आउटपुट यूनिट को ग्राफिक्स डेटा में भेजने के लिए, आउटपुट यूनिट को ग्राफिक्स डेटा प्राप्त करने के लिए या इनपुट यूनिट को ग्राफिक्स डेटा भेजने के लिए। तो 105 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आउटपुट यूनिट को ग्राफिक्स डेटा भेजने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106, LCD का पूरा नाम क्या है। तो LCD का पूरा नाम क्या है ये मैं पूछा था। LCD का पूरा नाम क्या होता है आपका, LCD का पूरा नाम होता है लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, क्या बोल दिया मैंने, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आपका LCD का पूरा नाम, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं हम, सभी फैक्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के। CRT की, कौन सा आपका CRT की आंतरिक सतह पर लेपित रहता है, कैल्शियम पदार्थ, फास्फोरस पदार्थ, क्रिस्टल पदार्थ या आयरन ऑक्साइड। तो 107 का आपका आंसर हो जाएगा आपका फास्फोरस पदार्थ, ऑप्शन नंबर 2। जो आपका CRT की आंतरिक सतह पर लेपित रहता है फास्फोरस पदार्थ होता है, क्या होता है आपका फास्फोरस पदार्थ, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 108, निम्न में से कौन सा सबसे श्रेष्ठ गुणधर्म का ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन उत्पादित करता है। कौन सा आपका ग्राफिक रिप्रोडक्शन है उत्पादित करता है आपका, इंकजेट प्रिंटर करता है या प्लॉटर करता है या डिजिटल प्रिंटर करता है या लेजर प्रिंटर करता है। तो 108 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्लॉटर करता है, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा 108 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, 109 क्या है आपका, तो निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है जो आउटपुट डिवाइस है, बारकोड रीडर, MICR या OMR या स्पीकर। तो 109 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 स्पीकर है। कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर 4 स्पीकर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 110, इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन किसके द्वारा होता है। इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन किसके द्वारा होता है आपका, पेरिफेरल या UPS द्वारा या CPU द्वारा या इनपुट आउटपुट इकाई द्वारा। तो 110 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 CPU द्वारा होता है। इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन किसके द्वारा होता है आपका, CPU के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो गया 110 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रोसेस की गई सूचनाओं को उपभोक्ता यूजर के लिए उपयोगी स्वरूप में रूपांतरित और प्रस्तुत करता है, कंट्रोल यूनिट, स्टोरेज यूनिट, आउटपुट यूनिट या इनपुट यूनिट। तो 111 में आपका आंसर क्या हो जाएगा, आउटपुट यूनिट, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं, कंप्यूटर कीपैड में टैब की उपयोग में क्या होता है। जो आपका कंप्यूटर कीपैड में टैब की का उपयोग क्या होता है, कर्सर को स्क्रीन पर ले जाने के लिए, एक पैराग्राफ को इंडेक्ट करने के लिए या कर्सर को स्क्रीन के नीचे ले जाने के लिए या कर्सर को स्क्रीन पर ले जाने के लिए एक और पैराग्राफ इंडेक्ट करने के लिए। तो 112 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4,
कर्सर को स्क्रीन पर ले जाने के लिए और एक पैराग्राफ को इंडेक्स करने के लिए आपके टैब की का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो गया 112 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 है आपका, अनाज बेचने में प्रयुक्त की जाने वाली अवतल चक्कियों के साक्ष्य किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो आपके अभी इतिहास के क्वेश्चन आ गए ना। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, आपकी लोथल से प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, राखी गड्डी से प्राप्त हुए हैं। तो 113 का आपका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर 1। तो ये तो हो गया आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1। इसके अलावा देखो आपका लोथल है। लोथल किसके लिए प्रसिद्ध? आपका व्यापारिक गतिविधियों के लिए, व्यापारिक गतिविधियों के लिए ये प्रसिद्ध आपका लोथल गतिविधियों के लिए। डॉकयार्ड का पता आपका लोथल के अंदर ही था आपका सबसे ज़्यादा डॉकयार्ड, ठीक है। कालीबंगा, कालीबंगा आपको बताएं राजस्थान के अंदर है। काली चूड़ी, इसका अर्थ क्या होता है आपका? काली चूड़ी, ठीक है। जुते हुए खेत के प्रमाण, प्रमाण। कालीबंगा की खोज किसने की थी आपकी? 1952 में अमरनाथ गोस्वामी। इंपॉर्टेंट लिख लेना आप, ठीक है। राखी गड्डी हरियाणा में आपकी, और भारत का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है वो कौन सा आपका? राखी गड्डी है, ठीक है। उसके बाद में आपका गुजरात वाला है। फिर आप कालीबंगा का कौन से स्थान पर आता है? आपका तीसरे स्थान पर आता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 114 क्या आपका, देखो आपके सोतो गई नहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इनमें खतरों पर हमें विचार करना है। देखो खतन कौन से दे रखे हैं? पहला खतन दे रखा है आपका सोतो गई है। सोतो गई से नहरों की साक्ष्य प्राप्त हुए, कहाँ से प्राप्त हुई है? आपकी सोतो गई से प्राप्त हुए नहरों की साक्ष्य। तो ये तो आपका बिल्कुल सही है। रोपड़ है, रोपड़ पंजाब, स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला हड़प्पाकालीन स्थल है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला हड़प्पाकालीन स्थल कौन सा था आपका? रोपड़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी आपका, रोपड़ इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका सही है। धोलावीरा एकमात्र हड़प्पाई नगर था जो 3 भागों में विभाजित किया गया। कौन सा था आपका एकमात्र हड़प्पाई नगर? आपका धोलावीरा। कितने भागों में विभाजित किया गया? आपके 3 भागों में विभाजित किया गया। तो ये भी आपका सत्य कथन है। तो हमें खतनों में विचार करना है। देखो आपके तीनों सत्य है, तो ऑप्शन 1 2 3 होगा आगे। तो ऑप्शन 1 2 3 कौन से में? ऑप्शन नंबर 4 के अंदर है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 115 देखते हैं। निम्नलिखित सभ्यता स्थल तथा उनके खोजकर्ताओं को सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं है ये मैं बताना है, ठीक है। देखो 28 स्थल दे रखे, खोजकर्ता दे रखे, ठीक है। 115 में देखो कुणाल है, कुणाल की खोज किसने की थी? आपकी रविंद्र बिष्ट ने की थी, ये आपका बिल्कुल सही है। लोथल की खोज आपकी एस आर राव ने की थी, ये भी आपका बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो की खोज आपकी एजी मुजुमदार ने की थी, आपको बिल्कुल गलत है। हड़प्पा की खोज आपके दयाराम साहनी ने की थी, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सम्मिलित नहीं है पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर 3। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? फिर देखो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 के अंदर कौन की थी? आपकी आर डी बनर्जी ने की थी। किसने की थी? आपकी आर डी बनर्जी ने, आर डी बनर्जी, आर डी बनर्जी ने की थी। किसकी? आपकी मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में। कुणाल खां आपका, कुणाल देखो हरियाणा के अंदर है, ये भी याद रखना, जगह भी बता देता हूँ साथ में। कुणाल कहाँ पर आपका? हरियाणा के अंदर है, ठीक है। लोथल कहाँ पर आपका? लोथल गुजरात के अंदर है, व्यापारी के अंदर था ये, अभी मैंने ऊपर बता दिया आपको क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हड़प्पा की देखो आपके दयाराम साहनी ने की थी, और इसकी सिंधु सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल था आपका कौन सा? आपका सिंधु सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल, सिंधु सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल कब खोजा गया था? इसको 1921 के अंदर। कब खोजा गया था? 1921 में, डेट भी याद रखना है। हड़प्पा कब खोजा गया था? 1921 में। ये सिंधु सभ्यता खोजा गया पहला स्थल था, और इसकी खोज की थी आपके दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। पल्लव अभिलेखों में उल्लेखित गैर ब्राह्मण स्वामियों का संगठन कहलाता था। जो आपके पल्लव अभिलेख है उसमें जो गैर ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन क्या कहलाता था, ये मैं बताना है। तो आपका गैर ब्राह्मण भूस्वामी है, इसका संगठन कहलाता था सभा कहलाता था, उर कहलाता था, या नगाम कहलाता था, या कदीमे कहलाता था। तो 116 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उर कहलाता था। क्या कहलाता था? उर कहलाता था, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117। लगभग 150 वर्ष पूर्व पहली बार भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई ऋग्वेदिक सूक्ति कौन सी? आपकी ऋग्वेदिक सूक्ति की पांडुलिपि का पन्ना कहाँ से प्राप्त हुआ है? देमाबाद से प्राप्त हुआ है, त्रावणकोर से प्राप्त हुआ, कश्मीर से प्राप्त हुआ, हरिद्वार से प्राप्त हुआ। तो कहाँ से प्राप्त हुआ? आपका कश्मीर से प्राप्त हुआ, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। इसका क्या आंसर हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 3 पन्ना प्राप्त हुआ कहाँ से? इसका ऋग्वेदिक सूक्ति की पांडुलिपि का पन्ना।
ये आपके कश्मीर से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 118 क्या है आपका, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है। जो आपका उपनिषद है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, ये में पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ अच्छी तरह से बोला गया। गुरु के समीप बैठना, प्राचीन या गुरु का आदेश। तो 118 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गुरु के समीप बैठना उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं हम। 119 क्या है आपका, देखो क्वेश्चन नंबर 119 है आपका, सार्वभौम आत्मा की उपासना करने वाले सौनक तथा अभिपतरी नामक दो ऋषियों व एक भिखारी के वार्तालाप का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, या जाबालो उपनिषद में मिलता है, या वृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है, या मुंडकोश उपनिषद में मिलता है। तो आपको मिलता है ये आपका छांदोग्य उपनिषद में। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या आपका, 120 है। तो वो आपको सत्यमेव जयते शब्द का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है। आपका इंपॉर्टेंट है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में मिलता है। ये वृहदारण्यक उपनिषद मिलता है, या जाबालो उपनिषद मिलता है, या मुंडो को उपनिषद मिलता है, या छांदोग्य उपनिषद मिलता है। छांदोग्य तो अभी उपने पढ़ा, इसमें तो मिलता नहीं है। ये आपको मिलता है ऑप्शन नंबर 3 के अंदर, मुंडको उपनिषद। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट भी बार बार एग्जाम पूछा जा चुका है ये आपका सत्यमेव जयते वाला। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्न से सही सम्मिलित नहीं है। निम्न से सही सम्मिलित नहीं है, ये हमें बताना है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो हमें क्या दे रखे हैं, दर्शन दे रखे हैं और उनके प्रवर्तक दे रखे हैं, दर्शक और उनके प्रवर्तक। तो न्याय दर्शन को आपको महर्षि गौतम देता है, ये आपको बिल्कुल सही है। वैशेषिक दर्शन को आपको महर्षि कणाद दिया था, ये भी आपको बिल्कुल सही है। सांख्य दर्शन आपको कपिल मुनि देता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। उत्तर मीमांसा दर्शन आपका जैमिनी नहीं देता, ये आपको बिल्कुल गलत है। हमें क्या पता सम्मिलन नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा इसका। तो आपका उत्तर मीमांसा दर्शन है, ये किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था आपका महर्षि बादरायण द्वारा। किसके द्वारा, आपका महर्षि बादरायण द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में ये आपका सही हो जाएगा, महर्षि बादरायण, याद रख लेना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 121 हो गया। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र किन नदियों के संगम पर है। जो आपकी मगध की राजधानी है पाटलिपुत्र, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र किन नदियों के संगम पर है। आपकी गंगा यमुना पर है, गंगा सरस्वती पर है, सोन गंगा पर है, या गंगा ब्रह्मपुत्र पर है। तो 122 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, देखो भाई 122 का आंसर हो गया आपका सोन और गंगा के ऊपर। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो गया। मगध है, पहले दंदान थे, फिर मौर्य राजा है आपके चंद्रगुप्त, मगध के थे वो। ठीक है, सिकंदर का युद्ध याद कर लेना भाई, ऐसी कनेक्ट करके मुझे याद देना था थोड़ा थोड़ा। तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। मल की किन दो राज्यों का संघ था। जो मल है वो किन दो राज्यों का संघ था। आपका कुशीनारा और पावा का, वैशाली या मिथिले का, काशी व कौशल का, या सूरसेन या अस्मा का। तो 123 का आंसर जवाब का ये कुशीनारा और पावा के दो राज्यों का संघ था कौन, आपका मल। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो गया 123 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी के संबंध में कौन से पर विचार करना है। हमें महावीर स्वामी की कथन है, उनके ऊपर कथनों पर हमें विचार करना है, कौन सा कथन हमारा सही है। तो इन्हें जाम्बिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर केवल्य की प्राप्ति हुई, ये बिल्कुल सही है आपके। जो आपके महावीर स्वामी थे 24वें तीर्थकार थे, कौन से किसके, जैन धर्म के, ये भी याद रखना। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे, आपके महावीर स्वामी। इनको देखो आपके जाम्बिक ग्राम में, कौन सा ग्राम, जाम्बिक ग्राम की कौन सी रिजुपालिका नदी के तट पर, कौन सी नदी थी आपकी, रिजुपालिका नदी तट पर केवल्य की प्राप्ति हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में कहाँ हुई, आपकी पावा के अंदर हुई, ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। तो हमें सत्य का पूछा, सत्य आपके 1 और 2 दोनों सत्य। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 है, कौन सा आपका, किस जातक कथा में चांडाल पुत्र को बोधिसत्व के रूप में उल्लेख किया हुआ है। किस जातक कथा में चांडाल पुत्र को बोधिसत्व के रूप में उल्लेख हुआ है, वानर जातक में, मातंग जातक में, या महापिंगल जातक में, या गुण जातक में। तो 125 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, मातंग जातक के अंदर आपके जो चांडाल पुत्र है इसको बोधिसत्व के रूप में उल्लेख किया गया है, कौन सी, मातंग जातक में। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 126, देखो प्रथम बौद्ध संगति, ये चारों बौद्ध संगति याद कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चारों के गुरु याद कर लेना, चारों की डेट याद कर लेना, दिनांक याद कर लेना। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आता है आपके चारों। और आपकी कश्मीर वाली बार बार पूछी जाती है, लास्ट हुई थी ना कश्मीर में, वो बार बार पूछी जाती है। फिर अंग्रेजों द्वारा भी हो गई। तो ऐसे तो 4, लेकिन आपको 4 ही इंपॉर्टेंट है, 4 बिल्कुल याद करना है। वैसे 6 शायद 6 हो गए ना, लेकिन आपको ये 4 ही इंपॉर्टेंट है, ये 4 ही याद करना, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो आपकी प्रथम बौद्ध संगति थी को आयोजन किसके काल में होता है, कालाशोक में, मोगलीपुत्र किसके, वसुमित्र में, अजातशत्रु काल में। तो 126 में आपका आंसर हो जाएगा।
जो आपकी अजातशत्रु काल में हुई थी प्रथम भोज संगति। किसका काल में हुई थी? अभी अजातशत्रु के काल में हुई थी। इसकी गुरु वगैरह याद कर लेना। नंदवंश का अंतिम शासक था जो आपका नंदवंश है, नंदवंश का अंतिम शासक आपने अभी बताया था मगध का राज था, मगध में नंदवंश था। नंदवंश के आपके अंतिम शासक धनानंद थे। कौन थे आपके? धनानंद थे। धनानंद के बाद में कौन आया आपके? मौर्य आ गए, चंद्रगुप्त आ गया था। कौन आ गया था आपका? चंद्रगुप्त आ गया था। चाणक्य ने किसको बनाया था आपके? चंद्रगुप्त को बनाया था। चाणक्य द्वारा स्थापित किया गया था। इसका शासन किसका? चंद्रगुप्त का। तो धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त ने गुप्त शासन की स्थापना की थी। सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन से शासन की स्थापना की थी आपके? चंद्रगुप्त मौर्य की शासन। मौर्य वंश की स्थापना की थी किसने? चाणक्य ने। कब? नंद को पराजित करके आपके मगध के अंदर। मैंने गुप्त साम्राज्य में चला गया। मौर्य वंश की स्थापना की थी, सॉरी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 127। फास्ट देखना पड़ेगा। 127 हो गया। क्वेश्चन नंबर 128। महात्मा बुद्ध द्वारा किए गए प्रथम उपदेश की घटना की स्मृति के स्तूप में निर्माण कहाँ करवाया गया? जो महात्मा बुद्ध थे द्वारा किए गए प्रथम उपदेश की घटना की स्मृति का स्तूप का निर्माण कहाँ करवाया गया? सारनाथ में, सांची में, अमरावती में, कार्ले में। तो 128 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सारनाथ के अंदर करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129। निम्न में से किस गुहा का निर्माण मौर्य शासक अशोक द्वारा नहीं करवाया गया? मौर्य शासक अशोक द्वारा नहीं करवाया गया। कौन सी गुफा है? वो इसी का जो आपको नागार्जुनी गुफा है, इसी का निर्माण आपके मौर्य शासक अशोक द्वारा नहीं करवाया गया। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपका आंसर तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया, लेकिन ये भी तो पता चाहिए कि नागार्जुनी गुफा किसके द्वारा निर्मित की थी? ये आपके दशरथ मौर्य द्वारा निर्मित थी। किसके द्वारा? आपके दशरथ मौर्य द्वारा। दशरथ मौर्य द्वारा निर्मित थी। ठीक है, ये आप याद होगी। बाकी आपकी जो सुदामा गुफा है, करण चौपड़ गुफाएं या विश्व झोपड़ी गुफा है, ये किसके द्वारा निर्मित थी? आपके अशोक द्वारा। किसके द्वारा? अशोक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130 क्या था आपका? 130 देखते हैं। संगम साहित्य में उल्लेखित गांवों में रहने वाले समूह के विचार। कौन से साहित्य में? संगम साहित्य में गांवों में रहने वाले समूह के विचार बताने हमें। तो कौन कौन सा सही है इसमें? तो 130 में देखो आप, वेलाल तमिल क्षेत्र में बड़े स्वामियों को कहा जाता है। क्या कहलाता है? ये वेलाल कहलाता है। ये आपका बिल्कुल सही है। उनवार है, ये तमिल क्षेत्र में साधारण कहलावे है, हेलवावे। इसको क्या बोलते हैं आपके? उनवार बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपके? उनवार बोलते हैं। ये भी आपको बिल्कुल सही है। भूमिहीन मजदूर को आदिमई बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपके? जो भूमिहीन मजदूर होता है उसको क्या बोलते हैं? आदिमई बोलते हैं। तो उपरोक्त में सही सम्मिलित है, तो सही सम्मिलित है, ये हमें पूछा है, तो तीनों सही सम्मिलित है। तो ऑप्शन देखो आपका 1, 2, 3 कौन से में? ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 131। किस शासक को दक्षिण पथ का स्वामी कहा जाता है? कौन सा शासक था जिसको दक्षिण पथ का स्वामी कहा जाता है? तो वो चेर था, चोल था, पांड्या था, सातवाहन था। तो 131 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सातवाहन था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 132। पल्लवों की राजधानी थी। पल्लवों की राजधानी कौन सी थी आपकी? कांचीपुरम थी, मानेखेत थी, ऐहोल थी या एमपी थी? तो 132 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कांचीपुरम थी। पल्लवों की राजधानी कौन सी थी आपकी? कांचीपुरम थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133। निम्न में से पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा निर्मित मंदिर है। जो आपके पल्लव शासक थे कौन? नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा निर्मित मंदिर कौन कौन से? ये हमें बताने हैं। ठीक है, तो देखो उनके कैलाशनाथ मंदिर कांची में बनाया था, ये बिल्कुल सही है। सौर मंदिर आपके महाबलीपुरम में बनाया था, ये भी आपके नरसिंह वर्मन द्वारा द्वितीय द्वारा बनाया गया मंदिर है। बेकोटो पेरुमल मंदिर ये कांची में बनाया गया था, ये भी आपके नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा बनाए गए थे। तो तीनों मंदिर आपके नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा बनाए गए थे। तो देखो तीनों आपको कौन से में? ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा 133 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134। 134 तक देखो, हर्षवर्धन तथा चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए युद्ध की जानकारी निम्न कहाँ से प्राप्त होती? कौन से? आपके हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय थे, इनके बीच में क्या होता है? एक युद्ध होता है। इस युद्ध की जानकारी किससे प्राप्त होती है? ये हमें बताना। ऐहोल प्रशस्ति से प्राप्त होती है, प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होती है, या उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त होती है, या पुनः ताम्रपत्र अभिलेख से प्राप्त होती है? तो 134 में आपका आंसर हो जाएगा ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है, ऐहोल प्रशस्ति से प्राप्त होती है। और ऐहोल प्रशस्ति किस काल की? आपकी प्रतिहार काल की है, ये भी याद रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सॉरी, पुलकेशिन द्वितीय के समय है। और प्रतिहार शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख भी किसमें मिला? आपके गुर्जर प्रतिहार शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऐहोल अभिलेख में मिला है। ठीक है, ये भी याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। अरब यात्री सुलेमान ने निम्न में से किस शासक की तुलना विश्व के तत्कालीन 4 महान शासकों में की थी? कौन सा अरब यात्री था आपके? सुलेमान। ये किसके काल में आता है? ये पहले तो ये याद होना चाहिए आपके मीर भोज काल में आया था। मीर भोज कौन थे? आपके प्रतिहार राजा थे मीर भोज, उनके काल में आया था। उन्होंने दंतीदुर्ग को बोला या अमोद वर्ष को बोला, या पुलकेशिन प्रथम को बोला, या हर्षवर्धन को बोला है? तो 135 में आपका आंसर हो जाएगा अमोद
वर्ष को। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 136, निम्न रचनाओं का सही सम्मिलित नहीं है। कौन सी रचना जिसमें सही सम्मिलित नहीं है? देखो आपकी बुद्ध चरित्र है, यह अश्वमेध द्वारा रचित है। राजतरंगिणी आपकी कल्याण द्वारा रचित है। कपूर मंजरी आपकी राजशेखर द्वारा रचित है। किसके द्वारा? आपके राजशेखर द्वारा। कादम्बरी आपके बाणभट्ट द्वारा रचित है। तो सम्मिलित नहीं ये पूछा, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा 136 के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। निम्न खतरों पर हमें विचार करना। चलो विचार करते हैं निम्न खतरों पर हम। निम्न खतन क्या दे रखे हमें? देखो, उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के संरक्षण में हुआ। ये बिल्कुल सही है। उदयगिरी गुफा कहाँ पर? आपकी मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ पर? आपकी मध्य प्रदेश के अंदर। तो इन उदयगिरी गुफाओं का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के संरक्षण में हुआ, बिल्कुल सही है। उदयगिरी गुहा दीवारों पर उत्तीर्ण मूर्तियों में विष्णु की वराह अवतार की मूर्ति का उल्लेखनीय है। ये भी बिल्कुल सही है आपका। किसकी? विष्णु की वराह अवतार मंदिर। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया। इनमें सत्य क्वेश्चन कौन सा आपका? 1 और 2 दोनों सत्य हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा 137 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 आपका इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए। 138 आपका इंग्लिश क्वेश्चन है और हमें 4 ऑप्शन दे रखा है। इधर कौन सा इधर छाड़ने में? आई हैव रिच्ड द ऑफिस बिफोर द रेन स्टार्टेड है। आई हैव रिच्ड द ऑफिस बिफोर द रेन स्टार्ट। आई हैव रिच्ड कौन सी इधर है इनमें बतानी है हमें? द ऑफिस बिफोर में या द रेन स्टार्टेड में, या इसमें नो इरर है। तो 138 में देखो आई हैव रिच्ड है, इसमें इरर है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139। 139 क्या आपका? इफ द फार्मर गोट ए वॉशिंग मशीन हिज वाइफ कैन डू द लॉन्ड्री क्विकली। ठीक है, तो इसमें इरर कौन से में आपकी? तो इसका आंसर देखो इफ द फार्मर गोट, तो इसमें आपकी इरर है। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा 139 में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 140। 140 क्या है आपका? नेदर ऑफ द साउट लीडर्स नाउ हाउ टू ट्रैप ए वाइल्ड एनिमल और हाउ टू प्रिपेयर देम टू माउंटिंग। तो इसमें इरर पूछी है, तो आपके नेदर ऑफ द स्काउट लीडर्स नाउ, इसमें आपकी इरर है। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं। शी इंक्वायर्ड फ्रॉम द स्ट्रेंगर हु वाज द एंड व्हाट ही वांटेड फ्रॉम हर। तो इसमें एरर बता दी आपकी कौन सी हो जाएगी? देखो शी इंक्वायर्ड फ्रॉम द स्ट्रेंगर नहीं, ही हु वाज द ही हैड, ही एंड इसमें आपकी एरर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो गया 141 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं। 142 क्या आपका? द डॉक्टर से दैट पेटेंट विल रिक्वायर इन फ्यू डेज। तो कौन से में आपकी एरर है इनमें? इन फ्यू डेज में, या दैट द पेटेंट विल में, या द डॉक्टर से में। तो 142 में आपका ऑप्शन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा इन फ्यू डेज में आपकी एरर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 143। 143 आपका आई वॉज सुपेड when the hostage smiled as if they saw me before। तो इसमें एरर कौन से में आपकी? तो आई वाज प्रिपेयर्ड में नहीं है, when the hostage smiled as if में नहीं है, she was saw me before में आपकी एरर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144 है आपका each one of the sister were hard working। तो इसमें एरर कौन से में आपकी? ईच वन ऑफ में है, या हार्ड वर्किंग में है, हिज सिस्टर वेयर में, या नो एरर। तो 144 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हिज सिस्टर वेयर में आपकी एरर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 145। आई हैव बीन नोइंग हिम सिंस आई वाज 10। नोइंग हिम सिंस में, या आई हैव बीन में, आई वाज 10 में नो एरर है। तो 145 में एरर कहाँ पर आपकी? नोइंग हिम सिंस में आपकी एरर है। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 146। 146 क्या आपका? चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ए पीस ऑफ केक। इसके लिए करेक्ट मीनिंग चुनिए में। ए स्वीट डिश है, या ए डेसिकस केक है, या एक एन इम्पोर्टेंट टास्क है, या एन ईजी टास्क है। तो 146 में क्या हो जाएगा आपका? एन ईजी टास्क। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 147। 147 आपका चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ टू कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग।
साफ नहीं है थोड़ा, 141-47 वाला। तो इसका देखो आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर 3, समथिंग विच वाज वेरी एक्सप्रेसिव, समथिंग विच वाज वेरी इंप्रेसिव आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 148, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ टू ड्राउ ए लॉन्ग बो। तो इसका क्या था, टू मेक मैप्स, टू एक्सजेरेट या टू फेल सिंक या टू रिवेल ए सीक्रेट। तो आपका 148 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, टू एक्सजेरेट, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149, क्वेश्चन नंबर 149 क्या आपका, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ टू हिट द ए। तो टू गो टू स्लीप या टू इंटीटेलिक ए टास्क, टू इनवाइट ए गेस्ट, टू स्कूल एट द एम। तो 149 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, टू गो टू स्लीप, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150 या अंतिम क्वेश्चन आपका इंग्लिश का, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, टू स्टार्ट टू क्रिएट समथिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। ये हमने माइनर टेस्ट 4 का एनालिसिस किया, बहुत ही अच्छे से एनालिसिस किया। थोड़ा सा हमने ग्रुप जो आपका भारतीय इतिहास है उसका थोड़ा कम किया, क्योंकि थोड़ा सा बैटरी लो हो गई, ठीक है, सीधी सी बात, साफ सी बात बता देता हूँ, बैटरी लो हो गई, इतनी बड़ी क्लास नहीं बन पाती थी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से करेंगे। और भी इतने ज़्यादातर फैक्ट क्वेश्चन थे, कोई एनालिसिस वाले क्वेश्चन भी नहीं थे। वो थोड़ा सा मैंने मौर्य काल के बारे में करना था, थोड़ा सा मैंने पल्लव पाल और वो वाले वंश आए थे उनके बारे में थोड़ा सा बताना था, लेकिन मैं नहीं बता पाया क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम सी हो गई। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं नेक्स्ट बनाएंगे, अच्छे से बताएंगे अगले वाले वीडियो में। अगला टेस्ट होगा तब, और सबसे ज़्यादा मजा आता तब आएगा जब फाइनल होगा, ठीक है। फाइनल टेस्टों में और ज़्यादा मजा आता है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट थे, इंपॉर्टेंट इसलिए थे क्योंकि सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और सभी ऑप्शनों को आप कर लोगे ना एनालिसिस, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट एग्जाम में होंगे। पेपर का एनालिसिस करोगे तभी आपको खुद का तैयारी की कितने इसका पता चलेगा, बिना पेपर एनालिसिस पता नहीं चलेगा। फिर एग्जाम में देखे आओगे, बोलोगे ए लो इजी सा क्वेश्चन हमारा, तो गलत हो गए, ठीक है। तो इसी कारण होता है क्योंकि आप पेपर एनालिसिस नहीं करते। मैंने काफ़ी दोस्तों देखा है ना, पेपर देखे आते हैं फ़ोन में उमार की फ़ोटो खींच के आते हैं, जैसे आंसर की आ गई, ठीक है, तो उन्होंने टिक लगा ली, हाँ ये हमारा सही हो गया, ये हमारा गलत हो गया। अब उनमें जो क्वेश्चन थे नहीं सही है, नहीं सही है, उनका ये नहीं जाना उन्होंने कि सही कौन सा था, तो टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है उनका। आप ही इतना समझदार है, क्योंकि यदि ऐसे मिलाओगे डायरेक्ट और पेपर में मिला लिया, चलो मान लो जैसे आपने अभी आपकी बुक आई थी राजशेखर की कपूर मंजरी, यदि आपको ये नहीं पता था तो आप कैसे कर पाओगे इनको। ये तो पता होना चाहिए ना कि ये पुस्तक रियल में किसकी है, और रियल में पुस्तक किसकी ये पता होगा तभी तो आप इसको सुन कर ली, नहीं तो आपको चारों में से कौन सा ऑप्शन है, राम जी महाराज जाने। तो चलो अच्छा है, जो भी है अच्छा होगा, आपका बेस्ट होगा पेपर। यदि आप कलाम को जरूर फॉलो करें, क्योंकि कलाम अपने टेस्ट सीरीज में भी बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, और मेहनत इसलिए करता है कि काफ़ी लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ड, अरे हार्ड कुछ नहीं है, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो एग्जाम में वही क्वेश्चन आते हैं जो आपको नहीं आते, तब आपको नहीं आ रहा तब आपको हार्ड लगता है, क्योंकि आपने तैयारी अच्छे से नहीं की तब आपको हार्ड लगता है, ठीक है। तैयारी अच्छी होगी, पूरा टॉपिक अच्छे से कवर होगा, तो आपकी कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है, कहीं से भी पूछो लाइन। और आजकल तो आपकी बोर्ड और आरपीसी दोनों अपडेट हो चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो बिना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहले तो महत्वपूर्ण के पूछते थे, करंट में तो अभी ईओआरओ का एग्जाम देख लो, अभी हुआ था आपका 2-4 दिन पहले, करंट के ऐसे क्वेश्चन पूछे थे जिनको हमने छोड़ा है, मतलब एक भाई कभी नहीं पूछ सकता वो क्वेश्चन पूछे आगे। यदि आप एग्जाम दिया होगा या एनालिसिस किया है पेपर का, उस पेपर का ईओआरओ का, तो आपको इस चीज़ का पता चलता है। यदि पेपर का एनालिसिस नहीं किया तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, अभी आपकी एग्जाम है तो आप तैयारी पर फोकस करें। थैंक यू, धन्यवाद। इसी के साथ हम पहले समाप्त करने से पहले मैं इतना कहना चाहूँगा, यदि आपको सॉल्यूशन अच्छे लगे, आपको एनालिसिस अच्छे लगे, तो क्लास को शेयर जरूर करना, कमेंट में बताना कोई कमी लगी, कुछ हो सकता है कमी, क्योंकि बोलने में भी कमी हो सकती है, और कमेंट में बता देना, वो सुधार करेंगे उसके अंदर। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। थैंक यू, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण काम करने वाले हैं आपके लिए, तो रोज इसी चैनल पर मिलेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन जो आपकी एग्ज़ाम है उसके लिए सबसे बेस्ट चैनल साबित होगा एक दिन, ये भी हम आपसे वादा करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।